सबसे पहले अपडेट पाने के लिए टॉप टॉपिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं वीडियो की ओर। क्या इमरान प्रतापगढ़ी का शादी इकरा हसन से होगी? चलिए बात करते हैं आगे। इसका पूरा इंटरव्यू देखिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। प्रतापगढ़ की कुछ यादें बताइए, बचपन की यादें बताइए, कैसा था बचपन आपका? बिल्कुल एकदम गांव के बच्चों का जैसे बचपन होता है, एकदम छोटे से गांव में, और मुख्यालय से तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर, जिसको आप खांटी गांव कह सकते हैं, वहाँ पैदा हुआ। पढ़ाई वहीं हुई, गांव में ही। नर्सरी स्कूल हुआ करते थे पहले। वीडियो को उसके आखिर बाद तक फिर जरूर देखिएगा। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हुआ करते थे, वहाँ पढ़ाई हुई। उच्चतम माध्यमिक विद्यालय 8वीं तक हुआ करता था। 8वीं तक हुआ करता था। फिर हाई स्कूल थे तो वहाँ से हाई स्कूल पास किया। फिर इंटरमीडिएट करने के लिए पहली बार शहर आया। प्रतापगढ़ मतलब? शहर बसों पे लटक करके, और जीप चला करती थी पहले। हाँ। तो उन सब से पढ़ाई के लिए आया। 12 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाते थे। तो वो बड़ा मज़े का, जिसको कहते हैं ना कि गांव की मिट्टी में पले बढ़े, तो उसे महसूस करने का खूब मौका रहा। इंटरमीडिएट करने के बाद जिद करके, पापा नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ने के लिए बाहर जाऊं, यानी कि इलाहाबाद हमारे लिए बाहर था। इलाहाबाद, तो 70 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से। तो ये हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक अलग रौब है, एक अलग भौकाल है इलाहाबादी भाषा में। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आने के लिए चुप छुपा के उसका एंट्रेंस का एग्जाम दिया। अच्छा, पिताजी नहीं चाहते थे? पिताजी नहीं चाहते थे, और उन्हें बताया भी नहीं कि मैं एंट्रेंस दे रहा हूँ। एंट्रेंस दिया, एडमिशन हो गया। जब एडमिशन लेने के लिए फीस मांगी, तब पता चला उन्हें कि, तो एक आध दिन नाराज रहे। फिर बड़ी मुश्किल से पैसे वैसे दिए, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। तो प्रतापगढ़ जो है वो बहुत खूबसूरत यादें हैं वहाँ से, और बड़ा संघर्ष वाला लेकिन खूबसूरत, जो बचपन में उतना संघर्ष हर बच्चे की जिंदगी में होना भी चाहिए, मेरा अपना मानना है। सफलता का आनंद होता है। तभी जाकर के वो फुल इंटरव्यू जो किशोरावस्था इमरान है इंसान की, प्रतापगढ़ी का वो थोड़ी देखिए सी लास्ट सुदृढ़ और तक, और अच्छी बन लास्ट पाती में है। क्या बोलेगा और उसको उस भी दौरान जरा गौर मुशायरे से सुनने का सुनिएगा। खूब मौका, प्रतापगढ़ में कवि सम्मेलन मुशायरे खूब होते थे। पापा को शौक था सुनने का, तो वो जाते थे सुनने के लिए, तो मैं भी जाता था उनके साथ। फिर धीरे धीरे जिंदगी एक नए रास्ते पे चल पड़ी। रास्ते पे आएंगे अभी हम, प्रतापगढ़ में ही अभी मैं रहूंगा थोड़ी देर। बचपन की कोई शरारत याद है, जब मार पड़ी हो आपको, कुछ हरकतें? खूब मार पड़ती थी, मतलब थोड़ी कोई किस्सा याद थोड़ी रहता नहीं। वो अमूमन होता क्या था ना, क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने का बड़ा जुनून था उस वक्त। अच्छा। तो क्रिकेट खेलने के लिए क्लास बंक कर देते थे। अच्छा। तो अब क्लास और घर की दूरी, स्कूल और घर की दूरी बहुत ज्यादा थी नहीं। और वो छोटे जो कस्बाई इलाके हैं, गांव हैं, बाजार जिसको आप बोलते हैं, वहां आप बहुत छुप छुपा नहीं सकते। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो किसी ना किसी की नजर ऐसी पड़ जाती है, जो थोड़ी देर बाद आके पिताजी के पास बैठा होता है कि आपका बेटा तो वहां क्रिकेट खेल रहा है। तो पता चला पापा के पास वो मोटरसाइकिल होती थी राजदूत उस समय। तो राजदूत का भौकाल, हाँ, और राजदूत का भौकाल था, तो उसकी आवाज दूर से सुनाई पड़ जाती थी। तो एक कान तो जो है ना वो ग्राउंड पे रहता था, और एक कान रहता था कि वो राजदूत की आवाज सुनाई पड़े या नहीं पड़ी। और जैसे ही राजदूत की आवाज सुनाई पड़ती थी, तो चाहे गेंद हाथ में हो या बल्ला हाथ में हो, तो हम रन लेने के लिए दौड़ पड़ते थे। और वो क्रिकेट ग्राउंड से बाहर की दौड़ होती थी कि भागो नहीं तो पिटोगे। फिर घर आते थे तो पिटाई होती थी खूब। मुझे पेड़ लगाने का बहुत शौक था, फूल के पेड़, गुलाब के। और उस समय गुलाब नर्सरियों में बिकते थे उनके पेड़। तो पापा कभी जैसे 10-20 रुपए, 25 रुपए, उस समय 10 रुपए बहुत होते थे, तो वो मिलते थे, तो उनके मैं गुलाब के पेड़ खरीद लाता था। तो उसके लिए भी काफी पिटाई हुई है कि पैसे बर्बाद करते हो तुम। गुलाब के पेड़। 4 दिन बाद पता चला, हमारे पास घर पे एक छोटा एक घोड़ा था, पापा को शौक था, तो वो पता चला उसके आसपास ही थोड़ी सी जगह थी जहां पेड़ लगाना रहता था। तो दूसरी हम शाम में पेड़ लगाते थे, सुबह घोड़ा जो है वो पेड़ चढ़ जाता था। तो उसके लिए भी काफी पिटाई हुई है। और मेरे साथ मेरा एक दोस्त था श्रीकांत, वो पढ़ता था, तो सामूहिक रूप से पिटाई होती थी। जब पकड़ में आते थे तो पापा को लगता था कि श्रीकांत ही खराब कर रहा है इनको, तो श्रीकांत भी पिटता था, हम भी पिटते थे। बाद में फिर हंस करके दोनों साथ में दूसरे दिन फिर क्लास बंक करते थे। तो वो बड़ी मजे की जिंदगी थी। और पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और इसलिए वो पूरा फोकस उनका रहता था कि मैं पढ़ूं। मुझे जिंदगी कहीं और ले जा रही थी, लिटरेचर की तरफ। वहां से अब वापस जब आप आ जाते हैं इलाहाबाद, अब प्रयागराज हो गया है, तो वहां पे कॉलेज था आपका? मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। और देखिए इलाहाबाद जो है ना वो
प्रयागराज वीडियो तो अगर हमेशा से था अच्छी वो। लगे तो प्रयागराज लाइक और स्टेशन हुआ करता था। जब सब्सक्राइब मैं और पहली बार शेयर करते प्रतापगढ़ से जाइएगा ट्रेन में उतरा और वीडियो में बने तो रहें। प्रयागघाट स्टेशन पे उतरा था। प्रयागघाट तो वो स्टेशन आज भी है। तो प्रयागराज तो वो हमेशा से था। ये नाम बदलने की जो संस्कृति नई नई पनपी है, उससे शहरों के मिजाज नहीं बदल जाते। तो वो इलाहाबादी पन जो है, वो जिसने उसको जिया है उसके मन से कभी वो बात निकलती नहीं। तो इलाहाबाद आ गए, बड़े ख्वाब थे, बड़ा सपना था वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जहाँ फिराक गोरखपुरी, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, बड़े जिसके सीनेट हॉल में खड़े होकर के फैज ने, अहमद फराज ने, किसने किसने, कैफी आजमी ने शायरी पढ़ी है। तो वो बड़ा सपना था। आए, लगता था कि आते ही क्रांति हो जाएगी। एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन के, तो समझ में नहीं आया, कोई दोस्त नहीं बना, तो मन नहीं लग रहा था यूनिवर्सिटी में आने का, पढ़ाई करने का, क्लास अटेंड करने का, क्योंकि बिल्कुल मिसमैच था। जो शहर की जिंदगी थी उससे बिल्कुल मिसमैच था। और बिल्कुल खांटी गांव के एकदम से शहर आ जाओ आप, और वो भी पापा से जिद करके, फैमिली से जिद करके। तो अच्छा, तब तक बहुत बड़े भी नहीं हुए थे, पूरे यूट्यूब तो पर शहर में नहीं अकेले मिलेगा रह पाना आपको। भी एक बड़ा मुश्किल वीडियो काम में बने रहें। आप घिरे होते हैं जब आप छोटे शहर में होते हैं, कई सारे लोग होते हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ आपकी अपनी एक मनपसंद जिंदगी होती है, कुछ दोस्त होते हैं जिनके साथ वक्त आसानी से कट जाता है। शहर में तो आप यूनिवर्सिटी आए, यूनिवर्सिटी में क्लासेज अमूमन नहीं ही चलती हैं। तो आप फिर लौट के आप जब जहाँ रह रहे हैं हॉस्टल में रहने का कभी मन हुआ नहीं, तो खुद रूम लेकर के रहते थे, खुद खाना बनाते थे। तो वो बड़ी मुश्किल। खाना बना लेते? हाँ, अभी बनाते हैं खाना? दाल चावल बहुत अच्छा बनाता हूँ। हाँ, अपनी पसंद का दाल चावल, दोस्तों को भी पसंद है। मटर पनीर बहुत अच्छी बनाता हूँ। और मजे की जिंदगी थी कि मेरे जितने भी दोस्त रहे, जो रूममेट रहे जिनको आप कह सकते हैं, वो एक कमलेश जी थे, एक राम बाबू जी थे, तो सब जो है वो शाकाहारी थे। कहाँ है शुद्ध, वो है दोस्त हैं, अभी भी टच में है। तो वो सब शाकाहारी थे। अच्छा। तो वो शाकाहारी होने की वजह से एक अघोषित सा समझौता था कि कभी कमरे पर, मतलब रूम में, वो जो एक कुकर होता था, एक बड़ी मुश्किल से एक भगोना होता था, तो उसमें यह था कि नॉनवेज नहीं बनाया। एक उनके सम्मान में कभी खाना हुआ तो बाहर चले गए, होटल पे खा लिया, लेकिन घर पे, मतलब उस रूम में कभी नॉनवेज नहीं बना। तो फिर दाल चावल बनाना ज्यादा बेहतर तरीके से आया। और इलाहाबाद में बड़ी प्रचलित है वो तहरी, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स का एक तहरी बनता है। वो सारी सब्जियां, थोड़ी सी दाल चावल मसाला मिला करके सब एक साथ पक गया, तो झंझट ही खत्म। और वो आसान भी है पकाना, आसान भी है, और सबसे प्रिय भोजन है वो। और उसकी आदत भी बन जाती है बचपन से। जैसा टेस्ट आपका डेवलप होता है, फिर वही चीज है, जैसे हम कहते हैं ना कि माँ के हाथ का खाना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं कि माँ कोई चमत्कार कर देती है या उसने कहीं अलग से सीखा हुआ होता है। दरअसल बचपन से वही आपको वही जायका आपके होठों पे डेवलप हुआ है। तो दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आज आप 5 स्टार होटल का खाना भी खाओ तो आपको लगता है नहीं कि माँ के हाथ की रोटी ज्यादा अच्छी है। तो बस वो मसला वही है कि वो डेवलप हुआ है वो टेस्ट, तो वही रहा जिंदगी में। तो वो चीजें अभी भी चल रही हैं। तो अभी खुद बनाते हैं यहाँ पे? हाँ, कभी कभी बना लेता हूँ, मुझे जब मन करता है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं मैं बनाऊंगा, तो खुद बना के खाते हैं, अच्छा लगता है। तो किसी दिन मैं आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, स्वागत है, आप आज रुके, अभी शाम में दाल चावल बना के खिलाते हैं आपको। बताइए, कितनी बड़ी बात है, सांसद साहब मुझे खाना बना के खिलाएंगे और उसके बाद तो देखिए, सांसद हो जाने का मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी जो असल जिंदगी है उसको एक दरकिनार कर दें। इसीलिए मैंने क्या बोला, रौब में आ जाएं। इसीलिए मैं नहीं बोला ना, शुरू में मैंने बोला कि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं एमपी के साथ बैठा हूं। और ये अभी जब मैं आपकी टीम से बात कर रहा था तो वो लोग बोले थे कि आइडिया कहाँ से आया, तो मैंने उनको किस्सा बताया कि जब मैं आपसे उस दिन मिला था, जब आप हमारा एक इंटरव्यू चल रहा था, तब आपने मुझे बोला था कि हेमंत जी कुछ पर्सनल सा होना चाहिए, कुछ हाँ अच्छा वो होना चाहिए। देखिए, राजनीति ने इतना ज्यादा आवरण उड़ा दिया है सारे एमपीज या फिर जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं, इनकी कोई व्यक्तिगत जिंदगी है ही नहीं, आम जिंदगी है नहीं। अरे भाई, हम भी वही एकदम गाँव के लोग हैं, हमें आज भी गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, हमें आज भी खुद खाना बना के कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा सब कुछ। जिंदगी इतनी अजीब हो गई है, कभी कभी मतलब गुस्सा आता है इस पूरी जो एक झूठी जिंदगी है, जिसे आप झूठी जिंदगी कह सकते हैं, कि आवरण ओढ़ के चलना पड़ता है। तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपने अंदर के पुराने इंसान को बचा के रखूं। वेरी गुड, सही बात है, रखनी भी चाहिए। इलाहाबाद में भी आप होके आ गए और हम प्रतापगढ़ में भी हो गए, दिल्ली में आए। हाँ, तो दिल्ली में कैसे आना हुआ, और राजनीति बाद में आएंगे, पहले दिल्ली जब आए आप, पहली बार दिल्ली कब आए और कैसा रहा? देखिए, मैं 2012 के आसपास, मैंने 2008 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से
हिंदी इस साहित्य वीडियो से को एक ही वीडियो में देखकर आपको पता मुकम्मल लग जाएगा इंटरव्यू शादी आपको किससे प्रोवाइड होगी हो रहा है और कब ऐसा होगी। वीडियो स्नातक बोलते हैं कहीं आपको, शायद ही ग्रेजुएट, मिलेगा। परास्नातक, वीडियो में परास्नातक पूरे बोलते बने हैं, रहें। पोस्ट ग्रेजुएट को। ये लोगों को पता नहीं होगा। मैंने परास्नातक किया, फिर पीएचडी करना चाहता था हिंदी लिटरेचर से ही। हाँ। तो उस दौरान मुशायरों में जिंदगी कवि सम्मेलनों में शुरू हो गई थी। थोड़े पैसे मिलने लगे थे, पहले शुरू में 100 रुपए, 500 रुपए और एक शॉल। अच्छा ये चलिए मैं बड़ा मजे का। हाँ मैं रोक दूं यहीं पे। पहला मुशायरा और पहले पैसे कितने थे और कहाँ पे थे? पहली बार 100 रुपए मिला था। कहाँ पे? मुझे याद है प्रतापगढ़ में ही एक कवि सम्मेलन था। वहाँ एक बड़े हिंदी के अवधी भाषा वहाँ पे बोली जाती है, जिसमें रामचरितमानस लिखा गया है। उसमें आद्य प्रसाद उन्मत्त जी थे। अच्छा। बहुत अवधी के बहुत अच्छे कवि, बहुत बड़े कवि। जितना उन्हें लिखा पढ़ा जाना चाहिए था उतना उनके साथ न्याय नहीं हुआ मुझे लगता है। तो उनको सुनते थे तो बड़ा लगता था कि कविताएं, फिर उनके सानिध्य में आया तो कवि सम्मेलन में थोड़ी थोड़ी कविताएं, हिंदी कविताएं लिखता था मैं। तो पहली बार उन्होंने एक कवि सम्मेलन में बुलाया। अच्छा। और 100 रुपए पेमेंट दिए थे। कब की बात है ये बात है 2008 के आसपास की, 7-8। उससे पहले होता क्या था ना कि जब मैं इंटरमीडिएट कर रहा था तो प्रतापगढ़ में केपी इंटर कॉलेज है और इंटरव्यू लेने वाले भी क्या है यार, बहुत अच्छे हैं। तो उस कॉलेज से मैं इंटरमीडिएट कर रहा था। तो एक लिटरेचर था अंदर, तो पोएट्री कंपटीशन हो रहा है, डिबेट कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। और पार्टिसिपेट करता था ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो ना इंटरव्यू ले रहा है, लगता है एक दूसरे आपस में एक दोस्ती की तरह अच्छा इसमें बात एक कर और रहे किस्सा है ना, हैं। वो यूपी का आपको सबसे बड़ा वो 2016 में मिला। अच्छा वो 2016 में मिला, उसका जिक्र करेंगे हम लोग। तो उसके बाद कवि सम्मेलन जब सुनते थे तो मुझे लगता था यार कवि खड़ा होकर के, शायर खड़ा होकर के देश के सबसे बड़े राजनीतिक व्यक्ति पे भी जिस तरह से चाहे वो टिप्पणी कर सकता है, हिंदुस्तान के मशहूर शायरों की लिस्ट में इसका नंबर आता है। ये बहुत बड़े शायर हैं यूपी उत्तर प्रदेश से। मुझे लगा कि अब कवि सम्मेलनों की तरफ जाना चाहिए, तो कविताएं लिखनी शुरू की। स्वर अच्छा था, यानी कि पढ़ अच्छा लेते थे। तो मंचीयता थी, क्योंकि इंटरमीडिएट के दौरान, हाई स्कूल के दौरान स्टेज जो स्कूल के प्रोग्राम यूपी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का नाम रोशन करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। शुरू से खत्म थी। ठीक है। तो इस वजह से कवि सम्मेलनों में जाना शुरू किया। पहली बार 100 रुपए मिले तो बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरी बार मुझे याद है कि 250 रुपए मिला था। इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी का सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हो रहा है। इसका हम लास्ट में बताएंगे क्या सच में उससे होगा या नहीं होगा। आप इंटरव्यू में खुद सुन लीजिएगा किससे करना चाहता है। बहुत अच्छा सा। तो वो बड़ी शानदार जिंदगी थी। धीरे धीरे वाह वाह एक प्रोग्राम होता था टीवी चैनल, सब टीवी पे आता था। तो उसमें बुलाया गया 2010 में, शायद 10 था शायद, हाँ या 11। तो उसमें आया, तो पहली बार टीवी पे आया, तो अखबारों में खबरें छपी, मैं वहाँ भौकाल बना। उसी दौरान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोर्स शुरू हुआ था, 1 साल का डिप्लोमा जर्नलिज्म का, फोटो जर्नलिज्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन। तो कुछ दोस्त थे जो एडमिशन ले रहे थे, तो फीस नहीं थी अपने पास, तो जोड़ गांठ के किसी तरह की चलो थोड़ा जर्नलिज्म भी करते हैं। तो 1 साल जर्नलिज्म भी किया। और उस दौरान समझ में आया कि नहीं, हाँ मीडिया और इस सब का रोल क्या है। फिर वहीं एहसास हुआ कि नहीं, हम खबर बनाने के लिए नहीं बल्कि खबर बनने के लिए पैदा हुए हैं। तो वो फील आया अंदर से। और उसी साल जब आए प्रोग्राम में सब टीवी के, तो सब टीवी में देखने के बाद फिर देश भर से कवि सम्मेलन में बुलाया जाने लगा। तो फिर वो 2000, फिर 3000, फिर 5000 पैसे बढ़ते गए। फिर आप उसे कई मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो खूब पैसे मिलने लगे, खूब कवि सम्मेलन मिलने लगे। अब तो कवि सम्मेलन में जाने का टाइम भी नहीं रहता होगा। हाँ, अब बड़ा मिस करते हैं। मेरी बात हुई थी एक दिन सुनील जोगी से, तो बोल रहे थे कि इमरान भाई से पता नहीं, मुझे याद नहीं मैं कब मिला हूँ, और इमरान भाई से मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा उनको तो कभी वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहें और सब्सक्राइब और शेयर भी कर लीजिएगा। हिंदी कवि सम्मेलन, जो कवि सम्मेलन जिसे आप कह सकते हैं, जब उसमें खूब सक्रिय था, वो समय था 2008-9 से आप शुरू कर लें और 2013 तक। ये 4-5 साल। और इस दौरान सारे लोग
सुरेंद्र शर्मा जी, हरिओम पवार जी, कुमार विश्वास जी, विनीत चौहान जी, सुनील भाई, विष्णु सक्सेना जी, पॉपुलर मेरी टीम, ऐसा पॉपुलर तो बेसिकली उर्दू के मुशायरों के आदमी। तो ये सारे लोग कवि सम्मेलनों में इनके साथ खूब यात्राएं रही और खूब मजे का सफर रहा और देश भर घूमा मैंने और पैसे भी खूब अच्छे मिलते थे। तो 15,000 उस समय 15,000 रुपए मतलब आज के करोड़ों की उसकी मतलब इमरान प्रतापगढ़ी के जबान से खुद ही सुन लीजिए आप और वीडियो को कंटिन्यू करते रहें। उस समय बजाज ने डिस्कवर लॉन्च की थी और ये बड़ा पॉपुलर थी। हाँ, बहुत पॉपुलर थी, अच्छी लगती थी। तो पल्सर थोड़ा सा ऐसा लगता था कि नहीं यार वो महंगी भी थी और स्पोर्ट्स और लगता था कि स्पोर्ट्स बाइक है और पापा तो बाइक चलाने ही नहीं देना चाहते। मतलब उनको लगता था कि गाँव में आज भी सारे पिताओं को ये लगता है कि बेटा अगर बाइक चलाएगा तो ओवर स्पीड करेगा और लड़ेगा, उनके दिमाग में रहता है। तो वो लेने नहीं देना चाहते थे, बड़ा लड़ झगड़ के बाइक खरीदी, अपने पैसे से खरीद रहा था तो खरीद पाया और न खरीदने भी न देते। वीडियो को फुल वॉच कवि सम्मेलनों का सफर चलता रहा। अच्छे तरीके से 2013 में मुशायरों में क्या कह रहा एक तरह से स्विच करके मुशायरों में आया और मुशायरों में और शोहरत मिली। दिल्ली आए, अब जब दिल्ली में कहाँ रहे शुरू में? दिल्ली जब तक तहकीक ना हो किसी के बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। इसकी ज़बानी खुद सुनिएगा। क्या था कि कनेक्टिविटी नहीं थी, इलाहाबाद से फ्लाइट नहीं थी उस समय, लखनऊ जाके फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा और वीडियो में बने रहें। जद्दा मतलब सऊदी अरब। आप सऊदी अरब जब वहां गया तो दिल्ली आना पड़ा फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो दिल्ली फ्लाइट पकड़ने के लिए आते थे। पहली बार तब आए थे? पहली बार तब आया था। आजकल सोशल मीडिया पर ये दोनों बहुत वायरल हो रहे हैं। इसकी सच्चाई जरूर जानें और जानने के लिए वीडियो में बने रहें। इस तरह से इनसे मिलता था तो हॉस्टल रुक गए, दोस्तों के साथ रुक सकते थे, होटल अफोर्ड कर सकते थे उस समय, लेकिन लगता था कि दोस्तों के साथ रहना है। भाई साहब ने इंटरव्यू लेकर बहुत सारा मैसेज हम सबको दिए और वीडियो देखते रहे। बड़ा मजा आता था वो। तो उस तरह से 15-16 में रेगुलर आने लगा। 16 में यश भारती मिली। यश भारती, हाँ, स्टेट का सबसे बड़ा अवार्ड दिया सरकार ने। उस समय उसका चार्म अभी भी है, बहुत अभी तो बंद कर दिया। बहुत सारे वीडियो देखे लेकिन हमको सही नहीं लगा, इसलिए हम सोचे तहकीकात के साथ इमरान भाई का एक वीडियो बनाया जाए उसके इंटरव्यू का। तो मैं यंग था, लिटरेचर में यंगेस्ट था और मेरे साथ नवाज देवबंदी इमरान प्रतापगढ़ी के जबान से खुद ही सुन लीजिए आप और वीडियो को कंटिन्यू करते रहें। कई सरकारों के अवार्ड मिले हुए हैं। वो सर्वत्र व्याप्त व्यक्ति है ना, तो उनको मिले हुए हैं। तो अच्छा रहा वो। उस समय हमारे यहाँ हिंदुस्तानी एकेडमी के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त था उनको। अच्छा। तो 16 तक वहां रहा, 17 में दिल्ली आया। चलिए दिल्ली आ गए। अब देखिए, अब मेरा सवाल ये है कि आपको पता नहीं था आपको करना क्या है। पिताजी चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, आप कविताएं कर रहे थे, फिर आपने जर्नलिज्म भी कर लिया कि चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो एक कवि जिसको पता नहीं था क्या करना है, फिर उसकी राजनीति में कैसे एंट्री होती है, हाँ, वो मुझे जानना है। देखिए, इसको इस तरह आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा पीछे और इसको पीछे नहीं, आराम से जाइए आप पीछे, ऐसा बताइए जो आज तक नहीं बताया, क्योंकि आप बात ही नहीं करते। अमूमन है क्या कि जब मैं कवि सम्मेलन पढ़ रहा था तो मैं कविताएं प्रेम की बड़ी मतलब शांत सी कविताएं, जैसा कि एक भावुक युवा अवस्था में लिखी जाती हैं, वो लिख रहा था। लेकिन मुझे उसी दौरान देश में ऐसा कुछ घटित भी हो रहा था जो समाज को तोड़ रहा था, समाज को बांट रहा था। 2013 के आसपास आपने देखा होगा कि कई तरह के मूवमेंट हुए देश में। एक अन्ना मूवमेंट हुआ जिसमें कई लोग नेता बन गए और एक नई सरकार का जन्म भी। अच्छा, मैं इतना तब तक देश घूम चुका था तो मुझे ये लगा कि अन्ना आंदोलन के दौरान, उस दौरान मुझे भी मतलब न्योता आया, सबको न्योता जा रहा था, जो भी थोड़े बहुत पॉपुलर लोग थे अलग अलग विधा के, मुझे भी न्योता आया। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से लगा कि नहीं, ये आंदोलन जैसा नहीं है, इसके पीछे कोई है। अच्छा। जबकि मैं उस समय बहुत मतलब मैं नहीं कह सकता कि मैं बहुत मैच्योर था। आज से 10 साल पहले, 10 साल हो गए। 10 साल पहले जाहिर सी बात है 25 साल का लड़का गांव का, छोटे शहर का, कितना मैच्योर हो सकता है। तो मैं भी बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि इस आंदोलन के पीछे आरएसएस है। अच्छा। तब तक इतना समझ गए थे कि
लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, वीडियो को सेंटर देखते क्या है, रहें और सब्सक्राइब उस दौरान ही भी नहीं करते आया था जाइएगा। उसमें। फिर मुझे लगा कि एक कवि सम्मेलन और मुशायरों में मैं मतलब थोड़ी सी ये राजनीतिक बात है। उसी दौरान मैंने ये देखा कि एक दल है जो कवि सम्मेलनों का बहुत राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा था। संस्कार भारती उनका एक संगठन है, उसके बैनर तले कवि सम्मेलन होते थे छोटे छोटे शहरों में। आज भी छोटे कस्बाई इलाकों में कवि सम्मेलनों को लेकर के, कवियों को लेकर के एक बड़ी श्रद्धा पूर्वक एक आदर है उनका, उनको बौद्धिक माना जाता है। तो मैं ये देखता था कि 5,000, 7,000, 10,000 की भीड़ आराम से किसी कवि सम्मेलन में उपलब्ध हो जाती थी, किसी भी कस्बे में जो हिंदी भाषी भारत है उसमें। और फिर वहां एक तरह से वैचारिक तौर पर अपनी विचारधारा की कविताएं होती थी। मैं उस मंच पे अकेला मुसलमान होता था, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वो दिखता था कि कविता कहां से शुरू हो रही है और कहां आके खत्म हो रही है और इस पूरे कार्यक्रम की मंशा क्या है। तो धीरे धीरे समझ आने लगी थी मुझे। तो मुझे लगा कि यार देश में कवि सम्मेलनों का ये इस्तेमाल जब हो तक रहा है, तहकीक ना हो मुशायरों का ये इस्तेमाल किसी हो के रहा है। बात तो पर मुझे लगा कि ये यकीन नहीं प्लेटफॉर्म करना बहुत अच्छा है। इस चाहिए। प्लेटफॉर्म इसकी का, ज़बानी खुद राजनीतिक सुनिएगा। इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब मैं राजनीतिक इस्तेमाल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि पूरी रात कवि सम्मेलन मुशायरे हो रहे हैं, महबूबा के जुल्फ, आंचल, लबो, रुखसार पर बात हो रही है, कोई सार्थक बात होनी चाहिए। मुझे लगा कि मेरा इसमें मकसद मैसेजिंग था होनी कि चाहिए। आपको फिर जानकारी सही सही से 13, दे 14 सकूं, वही जो समय था, इसलिए सरकार ये बदली, वीडियो परिस्थितियां को बदली, दिखा रहा हूं आप थोड़ा लोगों के थोड़ा सामने। रचनात्मकता पे भी कैंचियां चलने लगी, थोड़ा शिकंजा कसा जाने लगा। वो सब मेरे बाल मन पे बहुत असर डाल रहा था। और फिर जब मैं मुशायरों में थोड़ा पॉपुलर हुआ, मैंने कुछ मुद्दों पे नज़में कही। 2016 में जब 2015 में जब अखलाक को लिंच किया गया तो मैंने एक नज़्म कही उस दौरान। और मुझे याद है कि मैंने जामिया में मुशायरा था, मैंने पढ़ी तो मेरे साथ लोग रोए उसमें। नजीब 16 में हुआ तो मैंने नजीब पर एक नज़्म कही, वो बहुत सुनी गई पूरे देश दुनिया में। तो मैंने कश्मीर पे नज़्म कही। मतलब जो विषय थे इस देश कश्मीर के, वाली अगर आप कश्मीर की एक बड़ी अच्छी नज़्म है और वो बहुत सुनी गई। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ। मुझे लगता था कि कश्मीर को कभी सियासत के चश्मे से देखा जाता है, कभी सियासत के ही चश्मे से देखा जाता है। कश्मीर को कश्मीर के चश्मे से किसी ने नहीं देखा। राइट। इस सब में कश्मीरियत पिस रही थी। मैं कभी कश्मीर गया नहीं था, लेकिन शायर अपनी कल्पना के थ्रू पहुंचता है वहां। तो मैंने नज़्म कही, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूं, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूं, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूं, जिसको मिलकर के सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूं, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। तो वो नज़्म जो है वो बहुत पॉपुलर हुई, बहुत सुनी गई दुनिया भर में। बाहर भी मुशायरों में, दुबई, ओमान, दोहा, कहाँ जहाँ जहाँ देश में दुनिया में भारत के लोग रह रहे हैं, उर्दू हिंदी के लोग रह रहे हैं, वहाँ सुना जाने लगा, पैसे आने लगे। मुशायरा की दुनिया में इन्होंने खूब धूम मचाया है। इसको कौन नहीं जानता है। इसकी वीडियो को अच्छे से वॉच करें। देखिए, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं समाजवादी को चुन सकता था, बहुजन समाजवादी पार्टी को चुन सकता था। अब तो इमरान भाई राजनीति से भी जुड़ गए हैं। मिली सपा से रिश्ता यूं अच्छा था क्योंकि धर्मेंद्र यादव यूनिवर्सिटी में मेरे सीनियर थे। अच्छा। तो जो छात्र राजनीति थी उनमें बड़ा दखल था उनका। मैं अपनी कवि सम्मेलनों और थोड़ा साहित्यिक होने की वजह से यूनिवर्सिटी में पॉपुलर था, तो जिसको भी छात्र राजनीति करनी रहती थी, हमारे जैसे नौजवान अभी तो कुछ बचपन की यादें को ताज़ा कर रहे हैं। आगे भी देखिएगा किससे शादी होगी नहीं होगी, पूरी जानकारी लास्ट तक देखिएगा। क्या करूं, मजबूरियां हैं, गांव से आया हूं मैं तेरे साहिल पे आया हूं कि देखूं तेरा ज़र्फ, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं मैं। हमें मंच की वाह भाई क्या शेर था। हाँ, मैं तो बोल, मतलब सजा है मंच, वो किसी भी पार्टी का हो। हम आए, हम मंच पे खड़े हुए और उसके बाद हमने अपना उस समय जो तात्कालिक चीजें थी, कविता सुनाई, महफिल लूटी, पुरस्कार मिला या मानदेय मिला, सॉल मिली, बात खत्म, आगे। वाह भाई क्या बात है। आप सबको समझ में आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मंच पे क्यों थे, अरे वो बड़ा बवाल हुआ था, उनके लिए कविता क्यों पढ़ दी, जबकि उसकी पूरी सच्चाई ये होती थी कि आप ठीक है, अच्छा हम ऐसी जगह, वैसा ही है, मैं बता दूं, ऐसी जगह पैदा हुए ना, प्रतापगढ़, दाहिनी तरफ नजर दौड़ाओ तो फलाने सिंह, दाहिनी तरफ नजर दौड़ाओ तो फलाने भाई, उधर नजर दौड़ाओ तो
एक दिन के ऊपर वीडियो में लास्ट तक बने रहें, मतलब जिस पूरी जिले में जाओ, जानकारी एक मिलेगी माफिया है, इंशाल्लाह। बैठा हुआ है। अच्छा, वो राजनीति में सक्रिय है, वो विधायक है या सांसद है, तो आपको अगर कवि सम्मेलन मंचों पे जाना है तो वो बतौर मुख्य अतिथि मिल रहा है। इसमें मैं ऐड कर दूं, सब्सक्राइब करना मत आपको ध्यान होगा, भूलिएगा। हम ना क्रिकेट खेलते थे, तो हमें, जैसे मैं ओपनर था तो मेरी वैल्यू मार्केट में बहुत थी उस समय, तो मुझे ओपनिंग करने के 25 रुपए मिलते थे, तो मुझे कोई भी टीम ले जाती थी, 25 रुपए में ओपनिंग करा लेती, मैं चला जाता था। एक बार क्या बात है, इंटरव्यू लेने वाले खुद अपना परिचय देने लगे। अब उसको भी जरा गौर से सुनिए। मिल रहे थे, मुझे नहीं पता कि वो शराबी था, उसने मुझे बोला ओपनिंग करो, 25 रुपए दे देंगे, तो हम चले गए थे। तो वही है, वो सच में, वो मतलब यही एक सच्चाई है कि क्रिकेट खेलने का मजा, भाई हमारी जो प्रतिभा थी उसके लिए मंच की जरूरत है, मंच नहीं मिलेगा बात तो तो प्रतिभा मर सही है जाएगी। बिल्कुल। तो जो भी कवि सम्मेलन करा रहा है, अब हम उससे पूछें कि कौन मुख्य अतिथि है, तो ये पूछने की तब तक हैसियत भी नहीं थी। अब तो पूछ सकते हैं कि भाई ठीक है, अब तो तब तो यह है कि भाई कवि सम्मेलन हो रहा है, एक संस्था करा रही है, हम जा रहे हैं, दैट्स ऑल। सपा के ही उस समय सरकार थी, सपा की, तो उनके मंत्री, उनके विधायक इसका मेन इंटरव्यू वीडियो के आखिर में देखिएगा। तो उनके कार्यक्रमों में जाना भी खूब होता था। तो इस वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे नेताओं ने चाहा कि मैं समाजवादी आऊं, फिर जब मुझे यश भारती मिली तो ये कयास लगने लगा कि नहीं, मैं तो अब समाजवादी ज्वाइन ही कर लूंगा। लेकिन उसी दौरान राहुल गांधी जी की राजनीति को समझना शुरू किया मैंने। दिल्ली आया तो ये राजनीति की बात करके सीधे सीधे शादी के मुद्दे वाली बात होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मुझे उनसे मिलने के लिए बुलाया गया, और जब मैं पहली बार उनसे मिलने गया तो 15-20 मिनट की मुलाकात ये था कि 15 मिनट बात करेंगे राहुल जी, और मुझे याद है कि तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा बात किया उन्होंने। अच्छा, ये सब कुछ दिनों पहले की बात है। चूँकि मैं वो अमेठी के सांसद थे, मैं बगल में प्रतापगढ़ से था, तो मेरे पास भी बहुत सारे किस्से थे, तो मैंने भी बहुत सारी बातें की। अच्छा, तब तक मुझे राजनीति और ये कोई वो नहीं था कि वो हमारे नेता हैं या मेरे अंदाज से राजनीति से बढ़िया शेर शायरी की दुनिया में सही थे। जैसे होता है ना, सहज भाव में उनसे बात की, और मुझे लगता है कि उनको वो सहजता, वो बेबाकी और एक क्लियर विजन के नहीं, अल्टीमेट देश का संविधान और देश का जो लोकतंत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पीढ़ियां दर पीढ़ियां बात तो सही है, सही बात बोले आप। रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, तब शायद देश रहे। मेरा अपना मानना है कि देश बनता ही इन्हीं चीजों से है। तो इस वजह से उन्हें चीजें पसंद आई, और फिर मुलाकातें कई हुई उनसे, कई बार हुई, और फिर 2019 आते आते क्या हुआ, इसका हल चाहते हो या सिर्फ शायरी ही करना है? तो मैंने कहा नहीं, जाहिर सी बात है, मैं नहीं चाहता कि कोई नजीब की माँ फिर अब ये राजनीति की बात खत्म होने वाली है। अब सीधे सीधे मुद्दे की बात होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपका बहुत समय ले लिए। 2019 में राजनीति का हिस्सा हो गया। ये पूरा 4 साल का तकरीबन राजनीतिक सफर है। उसके बाद से तो फिर लगातार हम आपको कवर कर ही रहे हैं। काफ़ी जगह आपकी कविताएं वायरल होती हैं, अब तो आपके भाषण वायरल होते हैं। अभी जब रायपुर में अधिवेशन हुआ था, उसमें जो आपने हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा अंदर का शायर भी बचा के रखूं, और थोड़ा थोड़ा जो ढर्रा है राजनीति का उसको भी बचा कर रखो। वाह, आप थोड़ी शायरी पे आ जाते हैं। कोई एक अच्छी सी शायरी हो जाए, 4 लाइनें हो जाएं, 2 लाइनें हो जाएं, क्योंकि बीच बीच में अगर ये मैं नहीं डालूंगा ना तो लोगों को लगेगा फिर आप इमरान के पास गए। हाँ, मतलब शायर से आप बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सिर्फ सांसद से बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा जरा गौर से सुनिए शेर को। जब सरकार बनी ये वाली और अच्छे दिनों के नारे लगने शुरू हुए, और महज 1.5 साल के अंदर वो अच्छे दिन के नारे भी बड़े झूठे लगने लगे, तब मैंने उस समय शेर कहा था कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो समझ गए होंगे आप हमें किसको कह रहा है। दिन ही लौटा दो। मैं मतलब कोशिश कर वीडियो में बने रहें। अब जिक्र करते हैं शादी की। जब बिहार चुनाव में 38-39 हेलीकॉप्टर उड़ते थे भाजपा के, लेकिन फिर भी भाजपा हारी, तो आपको याद होगा, तो मैं वैसे चुटकी लेने के लिए मैंने 4 मिसरे कहे कि दूध ने चाय को हरा डाला। वाह वाह, बस सिंपल समझिएगा, दूध ने चाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। क्या शेर शायरी है, राजनीति से बढ़िया। शब्दों से
मारते हो ना, वीडियो के लास्ट तक तो पहुंच गए। अब जरा शादी का भी चर्चा होगा। वीडियो में बने रहें और जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सब करता रहा मैं। फिर मुझे याद है कि जब मैं राहुल जी से मिला तो उन्होंने फिर दीदी से भी मेरी मुलाकात हुई, प्रियंका जी से, तो उनके सामने जिक्र हुआ। तो उस समय मेरी एक कविता वायरल हुई थी। ये सब मुद्दे को खत्म करते हुए अब आगे की ओर बढ़ते विजय हैं। माल्या नाक चलिए के वीडियो नीचे में से बने हो गया रहें। फरार, वाह रे देश के चौकीदार। तो पहली बार जो चौकीदार शब्द को जिस तरह से उन्होंने देश दुनिया के सामने रख करके और उसका फायदा उठाया था, पहली बार उनको चौकीदार कह करके, चौकीदार चोर वाले आखिरी शेर सुन लीजिए, उसके बाद तो शादी उस की कविता के चर्चा जरिए होगी। जब मैंने हिट किया, और तो वीडियो पूरा देख ही राजनीतिक लिए हल्के में तो बहुत सब्सक्राइब पॉपुलर कर हुआ। लीजिएगा। उसकी 2 लाइनें हो जाती वो बात वाह रे खत्म देश हो के गई, अब चौकीदार, मुद्दे पर आ गए विजय हैं। माल्या वीडियो नाक में के बने नीचे से रहें। हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार। तो ये कविता खूब वायरल हुई। फिर राजनीतिक लोगों ने भी इस कविता को खूब सुना। तो एक बार तो सबको गुजरना ही है रहे हयात से। एक बार ही गुजरना है। नहीं, हाँ, कई बार तो लोग गुजर के फिर ऐसा गुजर गए कि गुजर ही गए। सामान्य परिवार की एक कोई लड़की चाहिए, ठीक है, और ऐसा ही करूंगा। देश देखेगा कि मैंने बहुत सादगी के साथ, बहुत सच में सादी सी शादी की है। वाह। और देश देखेगा। आप समझ गए होंगे बिना क्या जहेज कहना की, चाहता है। 1 रुपए बिना जहेज के, मेरा हमेशा से एक कॉन्सेप्ट रहा है। मैं मानता हूं कि जहेज दुनिया का सबसे बुरा, सही बात है, वो एक रस्म है, वो खत्म होनी चाहिए। तो मैं खुद एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा और किसी दिन आप ये देखेंगे कि बड़ी शालीनता से, जैसे धार्मिक रीति रिवाज से शादी करी और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब कुछ कितने सामान्य सज्जन देश विदेश की खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। शुक्रिया।